डॉक्टर सुखदा जी का हम सम्मान करने जा रहे हैं। पंडित सत्यानंद वेद वागीश विद्वत सम्मान 2023 विक्रम। वैदिक आध्यात्मिक न्यास स्नेह सम्मेलन। स्थान आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। ये सम्मान 11,111 रुपये का है। मैं डॉक्टर सुखदा जी के जीवन से आपका थोड़ा सा परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर सुखदा जी का जन्म श्रीमती रामवती देवी और श्री देवेंद्र आर्य के परिवार में 6 मई 1982 को छायसा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा ग्राम कन्या गुरुकुल नरेला तथा पाणिनी कन्या महाविद्यालय हरेवली दिल्ली में डॉक्टर सविता जी के सानिध्य में प्राप्त की। तत्पश्चात आर्ष शोध संस्थान कन्या गुरुकुल अलियाबाद से आचार्य आनंद प्रकाश जी व आचार्य नीरजा जी के सानिध्य में व्याकरणाचार्य एवं निरुक्ताचार्य तक अध्ययन करने के बाद राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति से MA तथा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद IIIT हैदराबाद से संगणकीय भाषा विज्ञान कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में विद्या वारिधि PhD की उपाधि प्राप्त की। तदंतर ऋषि उद्यान अजमेर से आचार्य सत्यजित आर्य जी के सानिध्य में वैशेषिक दर्शन का अध्ययन किया। वर्तमान में सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर मानवतावादी अध्ययन विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं तथा फायरे यूनिवर्सिटी एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स में विजिटिंग फैकल्टी हैं। कार्य अध्ययन अध्यापन तथा शोध विशेष रूप से यंत्रानुवाद प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के माध्यम से भारतीय व्याकरण के सिद्धांतों का आधुनिक प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग करके ऐसे संगणकीय यंत्र बनाना जिनके माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित ज्ञान विज्ञान से आधुनिक शिक्षण संस्थानों के इच्छुक विद्यार्थी या अन्य जन लाभान्वित हो सके। आपकी भावी योजना है कि वैदिक वाङ्मय का अध्ययन अध्यापन शोध तकनीकी व गैर तकनीकी माध्यम से उनका प्रचार प्रसार हो सके। डॉक्टर सुखदा को ये सम्मान देते हुए हमें प्रसन्नता है। हम इनके उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायुष्य व सफलता की मंगल कामना करते हैं। ये पुरस्कार राजपूताना म्यूजिक हाउस मदार गेट अजमेर के द्वारा दिया जा रहा है। मैं स्वामी सत्येंद्र जी से निवेदन करूंगी कि वो यहाँ उपस्थित हों और ये सम्मान राजपूताना म्यूजिक हाउस के द्वारा दिया जा रहा है तो उनके बारे में भी थोड़ा सा परिचय दें। अभी आपके समक्ष ये जो दान का जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके मूल में अजमेर के अनीस जी का सहयोग प्रतिवर्ष रहता है। अनेक वर्षों से
आर्य विद्वानों का वो सहयोग करते रहे हैं। चूँकि आचार्य सत्यानंद जी वेद वागीश उनके बहुत संपर्क में थे, उनके वहाँ आते थे, यज्ञ करवाते थे, वेद पारायण जी भी करवाते थे, और उनसे वो प्रभावित भी थे, उनकी विद्वता से, उनके व्यवहार से। तो उनकी बहुत सारी पुस्तकें आप देखेंगे तो वहाँ अजमेर में उनके घर पे भी मिलेंगी। तो मेरे सामने एक विचार रखा था अनेक वर्षों पहले कि मैं एक आचार्य सत्यानंद जी वेद वागीश की स्मृति में, जो वैदिक आध्यात्मिक न्यास के जो विद्वान हैं, मैं चाहता हूँ कि 5100 रुपये दे करके और उनकी स्मृति को मैं संजोए रखूं और ये परंपरा आगे जीवित रहे। तो कुछ वर्षों तक 5100 रुपये की राशि चलती रही, लेकिन फिर बाद में फिर ऐसा विचार हुआ कि भाई 11,000 हो, फिर आगे और भी विचार हुआ कि भाई 21,000 हो। तो मेरी उनसे व्यक्तिगत बात हुई, मैंने कहा देखिए 21,000 हो ये अच्छा है, लेकिन आपको अपनी क्षमता और अपनी आर्थिक स्थिति को देख करके ही निर्णय करना चाहिए। तो इस दृष्टि से हर वर्ष जो है वो अनीश जी जो मेरे से भी जुड़े हैं, आचार्य वामदेव जी से जुड़े हैं, और वो आर्य विद्वानों के प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं। श्रद्धेय मुनि जी भी उनके परिवार में जा चुके हैं। तो मैं इस उपलक्ष्य में अनीश जी को मैं आशीर्वचन प्रदान करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि ये जो परंपरा की ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला टूटे ना, ये श्रृंखला जुड़ती रहे। राशि मुख्य नहीं है, मुख्य है कि जिस विद्वान को ये दिया जा रहा है उसका प्रोत्साहन बढ़ाना, उसको ये लगे कि हाँ समाज में मेरा कुछ अस्तित्व है, समाज में मुझे चाहने वाले लोग हैं, इस विद्या की का सम्मान है। तो अनेक प्रकार की भावनाओं से ये सम्मान जुड़ा हुआ है। चूँकि आचार्य सत्यानंद जी भी एक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान थे, तो उनकी स्मृति भी चलती रहे, उनका साहित्य चलता रहे, और मैं समझता हूँ कि उनका साहित्य अनेक गुरुकुलों में अनेक विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ाया जाता है और उनसे लोग लाभ उठाते हैं। तो मैं पुनः श्री अनीश जी को साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये परंपरा की ये जो श्रृंखला है ये टूटे ना और ये हर वर्ष चलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। स्वामी सत्येंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। वो आर्य जगत से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनका पूरे आर्यवर्त परिवार को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और माता पुष्पलता जी, माता कुमुदनी जी और स्नेहलता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अजमेर से यहाँ पधारे हैं और अजमेर से ये पुरस्कार है, इसलिए ये सम्मान आपको दे रहे हैं। तो डॉक्टर सुक्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पुरस्कार ग्रहण किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। ओम। अध्यक्ष जी से निवेदन है कि इस समापन सत्र के प्रारंभ के लिए निवेदन करें। एक छोटा सा काम है, 1-2 मिनट का। अग्निहोत्र का जो समय है उसका निर्णय सुनाने का, तो वो पहले कर देते हैं, उसके पश्चात फिर समापन समारोह। तो हम 3 व्यक्ति थे, तीनों का इकट्ठा निर्णय है, और वो है कि अग्निहोत्र का जो समय है, मुख्य समय संधि काल में है, यथासंभव सूर्य की विद्यमानता में, और यदि आवश्यकता हो, अनुकूलता हो, यदि ठीक समय पे समय नहीं मिला हो तो अच्छी प्रकार से कर सकें तो अन्य काल में भी, अन्य समय में भी किया जा सकता है, पर मुख्य समय संधि काल है। ओ ये जो निर्णय पूज्य आचार्य जी ने किया है, मैं इसकी सहमति में हूँ। मैं निर्णायक मंडल में था और पूज्य स्वामी सत्यजीत मुनि। जी, मैं भी इससे सहमत हूँ। ओम। प्रारंभ करें।
समापन सत्र के प्रारंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय आचार्य आनंद प्रकाश जी एवं समुपस्थित विद्वत मंडल और श्रोतागण, वैदिक आध्यात्मिक न्यास का 13वां स्नेह सम्मेलन हमारा अच्छे प्रकार संपन्न हो रहा है और ये अंतिम सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सत्र में जो भी यहाँ पर सहभागी हुए हैं उन सब का, उनमें से कोई भी जो अपने अनुभव सुझाव आदि यहाँ पर देना चाहते हैं तो उनका हम श्रवण करेंगे और नए विषयों को भी यदि आगामी सत्रों में जो विषय विचार विमर्श के लिए रखे जा सकते हैं, किसी का सुझाव तो वो भी यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। हमने इस स्नेह सम्मेलन में 5 विषयों पर विचार विमर्श किया और 2 विषयों में निर्णायक मंडलों ने निर्णय प्रदान किया और पिछले वर्ष का जो एक सत्र चला हुआ था, एक विषय चला हुआ था, उसका भी निर्णय इस स्नेह सम्मेलन में दिया गया। इस प्रकार 3 निर्णय यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। उसके हम स्वागत में एक बार सभी जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। धन्यवाद। अब हम इस सत्र के, इस स्नेह सम्मेलन में जो अपने अनुभव सुनाना चाहते हैं उसमें मेरे पास 10 नाम आए हैं, 11 नाम आए हैं और उसमें एक व्यक्ति ने अपना स्थान को परिवर्तन करा है। बाकी का जो भी जिस क्रम से नाम आए हैं मैं उसी क्रम से इस श्रृंखला को चलाऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं अमोल जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और अपने विचार यहाँ पर अनुभव प्रस्तुत करें और आगे माता रितिमा मुनि जी और आचार्य भद्रकाम जी आएंगे। समय का जी यहाँ पर आके अपना स्थान ग्रहण करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। 10:30 तक लगभग हम इसको संपन्न करेंगे, श्रोताओं का अनुभव आदि। तो 10-11 वक्त है तो 3 मिनट के लगभग आपको समय यहाँ पर मिलेगा। तो उसी के अंतराल में आप अपने विषय को यहाँ पर समाप्त करें। तो प्रारंभ करेंगे अमोल जी। उसका बटन को एक बार दबा दीजिए। हाँ। ओम ओम सभी आचार्यों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अमोल आर्य है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था रोजड़ में तो कई बार ऐसा अवसर आया आचार्यों के साथ जाने का और अपने सहपाठियों के घर जाने का। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उनके माता पिता या उनका घर का वातावरण लगभग ऐसा है कि जो भक्तिमय है या सात्विक है। ऐसा वातावरण मेरे घर में कभी रहा भी नहीं है और शायद रहेगा भी नहीं आगे। हमारे घर में सब मांस मच्छी खाते हैं और पार्टी वगैरह करते रहते हैं, तो मैं तो उनसे अलग ही रहता हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैं गुरुकुल में नहीं था, कभी आया ही नहीं था, तो मेरी मानसिकता भी कुछ ठीक नहीं थी, लगभग उसी प्रकार की थी। लेकिन मैं जब गुरुकुल में आया और आचार्यों के जीवन को देखा और यहाँ की शिक्षा को देखा तो मैंने अपने आप को एक अच्छा महसूस किया और एक ये देखता हूँ मैं अपने आप में कि एक अलग दृष्टि मुझे प्रदान हुई है यहाँ की शिक्षा की वजह से या यहाँ के आचार्यों के जीवन की वजह से। और मैंने आचार्यों से शिक्षा की अपेक्षा एक चीज़ मतलब कम सीखा, लेकिन उनके जीवन को मैं हमेशा देखता था
तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे आचार्यों के सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिला और उनकी त्यागी तपस्वी जीवन को देख के मैं हमेशा ये प्रेरणा लेने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी ऐसा बनूँ, लेकिन बन नहीं पाता। तो और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस योग्य बनाए ईश्वर कि मैं अपने आचार्यों के जो मेरे ऊपर ऋण है उनको उतारने में मुझे सामर्थ्य शक्ति प्रदान करे। तो ये मैं कहना चाहता था। और ये अलग से बात मैं कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, हो सकता है वो लगभग 90% गलत हो, लेकिन मुझे कहनी थी। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास अच्छे ग्रंथ है और अच्छे विद्वान हैं, तो उनमें काफ़ी योग्यता भी दिखती है, लेकिन मैं यही देखता हूँ, या हो सकता है मुझे ऐसा दिखता हो कि वो शास्त्रों में पठन आदि ज़्यादा करते हैं और गुरुकुल के कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर उनमें जो ग्रंथों में शास्त्रों में जो विद्याएं हैं वो अगर हम प्राप्त करें और फिर समाज हमको देखेगा, फिर हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, फिर हम अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकते हैं देश की। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि मेरी दृष्टि में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम तपस्या आदि करके अच्छी साधना वगैरह करें, कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करें, तो ये भी एक दृष्टि हो सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद अमोल जी का, आपने अपने सुझाव और दृष्टिकोण आपने प्रस्तुत किया। आगे माता रितिमा मुनि जी से निवेदन है, आप आएंगे। न्यास से संबंधित ही अनुभव और सुझाव, बाकी अनुभव नहीं लेने हैं। जी, ध्यान देवे, जो भी स्नेह सम्मेलन में आप आए हैं उस संबंधित अनुभव यहाँ पर साझा करें। आगे ओम प्रकाश गोयल जाके यहाँ पर स्थान ग्रहण कर ले। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। ज्ञान का महाकुंभ यहाँ देखने को मिल रहा है, अत्यंत आनंददायक। ज्ञान में भी वृद्धि हुई और यहाँ का भोजन बहुत रुचिकर रहा, सभी व्यवस्थाएं बहुत उत्तम कोटि की, बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। इन सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए यहाँ के सभी आयोजक, हमारे शिक्षक, हमारे यहाँ के ब्रह्मचारी जिन्होंने सब किया, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। मेरा एक कुछ सुझाव है जिसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो न्यास के सदस्य हैं, हम सभी कार्यकारिणी इस पर, या अंतरंग जो सदस्य हैं वो इस पर विचार करके देखें कि जितने भी हम सदस्य हैं सभी के लिए एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र बनाया जाए और जिसे फ्रेम करके हम अपने घर में दीवारों पर लगाएं, और ये एक व्यवस्था हो कि ये न्यास के सदस्य हैं, इसका क्या महत्व है। जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके प्रमाण पत्र पर उनके सन डेट, किस डेट से किस डेट तक वो रहे, पूर्व में अब तक जब से ये न्यास बना है तब से लेके अब तक एक पूरी सूची बनी हो, और वो एक स्टैंडी के तौर पे जब भी कहीं हर वर्ष हमारा ये सत्र होते हैं, न्यास सम्मेलन होता है, वो स्टैंडी के तौर पर जिस तरह से हम ये बैनर लगाते हैं वो भी बाहर लगा हो कि अब से अब तक हमारे कितने कार्यकारिणी के सदस्य बनते आए हैं और वर्तमान में हमारी कार्यकारिणी में कौन है, ये भी एक हो तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात होगी और बाहर भी परिचय हमारा होगा। अब मैं कुछ क्षमा चाहती हूँ जो जिस पर मैं कुछ सुझाव तो नहीं देना चाहती, बस दृष्टि डलवाना चाहती हूँ कि बैठक की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता मुझे दिखाई पड़ी। इसमें वक्ता ने पक्ष या विपक्ष रखकर ऐसा समझ में आया जैसे कि पीछे वालों को बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता। जो बैठक की व्यवस्था है, मंच पर अध्यक्ष और संचालक तो होते हैं जो अधिकांश समय तो शांति होते हैं, जो वक्ता और होते हैं और जो विपक्ष रख रहे होते हैं वो नीचे बैठे होते हैं, जिन्हें पीछे वाले ठीक से देख नहीं पाते कि कब किसने क्या बोल दिया, कैसे हुआ। अति उत्तम व्यवस्था के अंदर भी यदि मंच पर ही कुछ इस तरह की व्यवस्था भी कर दी जाए जिससे पीछे तक देखने वाले ठीक से देख पाएँ कि वक्ता कौन बोल रहा है और क्या विपक्ष क्या रख रहा है, तो ये और आनंददायक है और आनंददायक होने की इसमें संभावना मुझे नज़र आती है। एक तीसरी चीज़ की और तरफ मैं दृष्टि डलवाना चाहूँगी
कि संचालक और अध्यक्ष दोनों को पहले से पिछली बार भी मैंने ये कहा था, इस बार भी मुझे वो कमी ही दिखाई दी है कि ऐसा लगता है संचालक बिना पूर्व तैयारी के और बिना दिशा निर्देश जो पहले से दे रखे हैं आपने लिखे हुए हैं, लेकिन उसको बिना पढ़े संचालक बैठते हैं, तैयारी के नहीं आते हैं, फिर नीचे से उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं और सारा सदन नीचे से ही चल रहा होता है, संचालक अपनी कोई भूमिका में होते ही नहीं हैं। तो संचालक अपनी भूमिका पूरी तैयारी करके आएँ, सारे दिशा निर्देश पढ़कर आएँ, उनके क्या कर्तव्य हैं वो जानें और सदन को संभालने की क्षमता रखते हों, इस तरह से उनकी तैयारी पहले से हो। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी का। आगे आचार्य भद्रकाम जी, आगे श्री मोहन मुनि जी यहाँ पर आ जाएंगे। महानुभावों, लगभग 10 वर्ष पूर्व अपने इस गुरुकुल, तब होशंगाबाद इसका नाम था, नर्मदापुर में आए थे। विद्वत सम्मेलन था, करीब 30-35 विद्वान लोग थे। तब जो मैंने देखा था और अब जो मैंने देखा, भवन निर्माण की दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से, व्यवस्था अनुशासन की दृष्टि से, बच्चों का निर्माण और उनकी योग्यता इत्यादि, जमीन आसमान का अंतर मिला। बहुत नहीं, बहुत 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 सुंदर। इसके लिए मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। महानुभाव, दूसरी बात, पिछले दिनों, लगभग 1 वर्ष पुरानी बात है, उन दिनों मैं संवाद नहीं कर रहा था, 1 साल का मेरा था, कहीं संवाद नहीं लेंगे। दर्शन योग धाम में बहुकुंडीय यज्ञ हुआ, स्वामी विवेकानंद जी करवाए, अन्यथा नहीं लीजिएगा, हमारे गुरु जी भी हैं। लेकिन जो बात बाहर हुई वो बता रहा हूँ। बहुत विवाद हुआ, यूट्यूब पर बहुत वो डाउनलोड हुए, शास्त्रार्थ की चुनौती दी गई और अपनी अपनी बात कहते रहे, उपस्थित भी नहीं हुए, बहुत कुछ हुआ। उसका संकेत बाहर कहाँ गया? का लोग कहने लगे कि जैसे गुरुकुल एटा वाले चाहे अमुक व्यक्ति या वो व्यक्ति पाखंड करते हैं, अब तो रोजर वाले भी पाखंड करने लग गए। तो हमें बहुत बार सफाई देनी पड़ती थी कि ये रोजर की परंपरा में नहीं है, ये थोड़ा सा उधर है, रोजर तो इधर है जहाँ वानप्रस्थ आश्रम चलता है। हो गया क्या समय? अच्छा, ओ समापन कर दीजिए वाक्य। ठीक, संकेत रूप में तो आप समापन करके मिला, आधा मिनट में समापन। तो महानुभावों, ऐसा हम कुछ भी कदम न करें, उठाएं, अन्यथा स्वामी जी ने जो स्थापना की थी, तब जो हमारा स्तर था, जब बहुत अभी भी है, तो हम लोग किसी भी प्रकार से ऐसे काम सामूहिक रूप से न करें जिससे कि हमारी मर्यादा को हानि हो। ओम शम। धन्यवाद आचार्य जी का। आगे श्री मोहन मुनि जी और इनके आगे आचार्य सुरेंद्र कुमार जी आ जाएंगे। ओम। मंचस्थ अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, आदरणीय सन्यासी वृंद, आचार्य प्रवर एवं मेरे भाई और बहनों, मुनि सत्यजीत द्वारा हमें अध्यापन जब होता था तो ये चर्चा की जाती थी कि आध्यात्मिक वैदिक न्यास में ये चर्चा हुई, ये डिसाइड हुआ। उससे मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि आध्यात्मिक न्यास क्या है, क्या चर्चा करता है। आचार्य जी से पहले भी मैंने, मुनि जी से मैंने पहले भी अनुमति मांगी, लेकिन पहले मैं आ नहीं पाया। इस बार अनुमति मिली और मैं यहाँ आया। बहुत ही स्वस्थ चर्चा विद्वानों के द्वारा की गई। बहुत ही खुशी है कि समाज में जो आज आर्य समाज में भी धीरे धीरे जो कुरीतियों का रूप ले रहे हैं, वो इस चर्चा से शायद उसको विराम मिलेगा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मुनि सत्यजीत जी अध्यापन के समय पर पूरा का पूरा ज्ञान उड़ेल देते हैं। आप उनके YouTube पे चैनल मौजूद हैं, उनके सारे प्रवचन, सारे उनके अध्यापन। मैं परमानेंट इनसे जुड़ता हूँ, 5 दर्शन से पढ़ चुका हूँ मैं, 6वें दर्शन का स्वाध्याय मेरा जारी है। तो एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि आचार्य प्रवर आप सभी बैठे हुए हैं,
वैसे मैं भी आचार्य हूँ, मैंने भी 3 सब्जेक्टों में आचार्य परीक्षा पास की है, लेकिन जब केवल परीक्षा पास करना ही उद्देश्य था दर्शन पढ़ने का, और जब आचार्य मुनि सत्यजीत जी से जो पढ़ा तब समझ में आया कि ये दर्शन तो हमारे जीवन का अंग है, इनको अपनाना चाहिए हमें। तो एक निवेदन में ये थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि जो भी चर्चा करें आप, न्यास से संबंधित अनुभव सुझाव है होने चाहिए। जो भी चर्चा करें आप, जो भी पक्ष और विपक्ष हो, तो विद्वानों में ये सहमति होती है कि भाई जिस बात पे हमारा अध्ययन है उसी बात पर बोला जाए। कुछ मुझे ऐसा भी मिला कि जिनका वो विपक्ष में खड़े हुए हैं लेकिन उनका स्वाध्याय पूरा नहीं है, तो ऐसा ठीक नहीं है। एक बात मैं और निवेदन करूंगा स्वामी ऋतस्पति जी के बारे में। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ मिली हमें। स्वामी जी बहुत ही हसमुख सन्यासी हैं और पूरे के पूरे 56 भोग खिलाए हुए हैं हमें। क्षणै क्षणै नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। जब सुबह देखो भोजन नया, दोपहर को देखो भोजन नया, शाम को देखो भोजन नया, पूरे के पूरे 56 भोग हमें इन्होंने खिला दिए। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और व्यवस्था के लिए भी धन्यवाद करता हूं। ओम शम। धन्यवाद ओम प्रकाश जी का। आगे श्री मोहन मुनि जी और यहाँ पर स्थान ग्रहण करेंगे आगे माता उषा पाड़ी जी, आप आ जाएंगे। समस्त ध्यान रखें, न्यास से संबंधित ही आचार्य गणों, अनुभव सुझाव है। विद्वान गणों को सादर प्रणाम। मेरे जीवन में इस प्रकार के सम्मेलन में, इस प्रकार के विद्वानों की चर्चा परिचर्चा में सम्मिलित होने का श्रोता के रूप में भाग लेने का पहला अवसर है। आदरणीय हमारे पूज्य हमारे मुनि जी का बहुत स्नेह प्रेम है कि इस प्रकार की जो सूचना है वो व्हाट्सएप पे आप भेजते रहते हैं। जब मैंने इसको देखा तो उसमें जो पहला विषय था उस विषय ने मेरे को बहुत ही आने के लिए यहाँ प्रेरित किया। वो विषय सब जानते हैं अपन कि आत्मा स्थान घेरता या नहीं, एक दूसरी आत्मा में प्रवेश कर सकती है नहीं, एक ही समय में एक ही स्थान पर आत्मा पहुँचती टकराती है नहीं। तो चूंकि स्वास्थ्य मेरा पूरा सही नहीं, एक बार तो टिकट कैंसिल भी करा लिया, पर इस विषय ने वो दोबारा मैंने कहा इसको ऑनलाइन क्या सुनना, वहाँ चल के सुनना चाहिए। इस विषय ने मेरे को इतना मोटिवेट किया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा और यहाँ पता लगा कि इसकी चर्चा पहले हो चुकी है और उसके कभी वो यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे वीडियो वगैरह, तो वो भी सुनेंगे करेंगे। और यहाँ किसी स्वामी जी नहीं आने की वजह से शायद स्थगित रखा इसको आगे का, कोई बात नहीं। दूसरा जो विषय है, चाहे पारायण ये महायज्ञ के हों, चाहे रात्रि में यज्ञ वाले हों, वो भी अच्छे, उन पर बहुत अच्छी गहन चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई और सारे विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं वो सुनने का अवसर मिला और हमारे आत्मा में भी एक अपना स्वनिर्णय भी करने की प्रेरणा मिली कि वास्तव में क्या बैठे थे, किधर क्या होना चाहिए। तो हमें भी सोचने के लिए उसमें अवसर मिला। और दूसरी बात है कि इस गुरुकुल को हमने ट्रेन में बैठे बैठे बाहर से कई बार देखा, लेकिन जब गुरुकुल में आए पहली बार तो ये आयोजन यह हो रहा तो सोने में सुगंध हो गया। इतने पवित्र, इतने बढ़िया प्राकृतिक वातावरण में और इतना बढ़िया विद्वानों का सानिध्य मिला, ये एक प्रकार सोने में सुगंध हो गई। अगला निवेदन में जो करना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ की इस सम्मेलन की मधुर स्मृतियाँ हमें भ्रमण कार्यक्रम भी कराएगा, जहाँ वास्तव में देखा कि जमाली गुरुकुल में जो पुरुषार्थ हो रहा है, चाहे परोपकारिणी सभा का हो, चाहे वहाँ का आचार्य जी का हो, चाहे और भी जो सहयोगी हो, वास्तव में हमारे मन को, आत्मा को बहुत प्रभावित उसमें असर हुआ। और किस प्रकार से हम वह उस वातावरण में हम हिम्मत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और वो जो भ्रमण में गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी के जो अभिभावक हैं, उनकी व्यवस्था, उनका भोजन और उनका प्रेम, उनका शिष्टाचार, उनका सत्कार देखकर मन अभिभूत हो गया कि वास्तव में किस प्रकार से गुरुकुल के ब्रह्मचारी के माता पिता हमारे विद्वानों के प्रति, हम सबके प्रति प्रेम और शिष्टाचार लिफाफे दे रहे हैं, है ना, और कितना प्रेम से फल कितना सत्कार। तो मैं बस समय हो गया है, पर मैं एक अंतिम निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के जो ये 2-3 जो सुझाव हैं वो मैंने लिखे इसमें, तो अगले बार विषय क्या हो तो उसमें मैंने संक्षेप में मनोरंजन कर दूँ। कई बार परोपकारिणी सभा और सार्वजनिक सभा और अलग जगह से निर्णय हुए कि आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में ये विषय होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। बावजूद इसके भी आर्य समाजों में अलग अलग परंपरा चलती है और विशेष करके जो कोई विद्वान बाहर से आता है तो हर विद्वान अपने अपने हिसाब से
समय का ध्यान करता है। रखें तो संचालक। निवेदन ये विषय रखा जाए। और दूसरा जो विषय है, आप हाँ, समापन हो गया। करें तो शीघ्रता एक से। विषय ये रख विषय देता आप मुझे लिख के दे दीजिए। हूँ। अच्छा, आप लिख के धन्यवाद। वहां से पहुंचा दीजिए। जी धन्यवाद मुनि जी। आगे आचार्य सुरेंद्र जी और इसके आगे श्री हर्षित अग्निहोत्री जी, आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ओम, सभी को नमस्ते जी। दो बातें बतानी है, एक अनुभव और एक सुझाव। अनुभव ये है कि देशांतरण करना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, तो हमारा जो न्यास है ये कार्य कर रहा है, बड़ी खुशी हुई। दूसरा क्या है कि शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिकल देखने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से रामायण महाभारत में आश्रम किस प्रकार के हुआ करते थे, उस प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से एक प्रसंग आता था, राजा जनक की सभा में विद्वानों का चर्चाएं होती थी, तो प्रत्यक्ष रूप से वो यहाँ हमारे को देखने के लिए मिली। और खान पान की बात बताई, वो तो अच्छा है, हमारे आचार्य जी हैं, गुरु जी हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से भी जहाँ जाते हैं वहीं का खान पान करना चाहिए, वो हमने किया और विचारों का आदान प्रदान हुआ। सुझाव ये है कि जो हमारे स्नातक हैं, पिछली बार भी मैंने ये बात उठाई थी कि हमारे जो स्नातक हैं, हमसे जो जुड़े हुए हैं, उनसे बराबर संपर्क बना करके उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। उनके अंदर जितनी योग्यता है उसके अनुसार उस क्षेत्र में उनको सहयोग किया जाए। ओम सम। धन्यवाद सुरेंद्र जी का। आगे माता उषा पाढ़ी जी और आगे सत्यव्रत मुनि जी, आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ओम। मंच पर अध्यक्ष एवं संचालक महोदय एवं सभी विद्वजन, सबको मेरा नमस्ते। तो मेरा सौभाग्य है कि पहले मैं कहूँ कि इस गुरुकुल के बारे में मुझे पता नहीं था कि 113 साल का गुरुकुल है। कांगड़ के बारे में सुनी थी, तो इस गुरुकुल काले में मुझे जो आनंद मिला है, ये मेरा परम सौभाग्य है। और द्वितीय बार कहूँगी कि वहाँ जो मान ज्ञान का धनी है, सब विद्वत मंडली विदुषी उनके सानिध्य प्राप्त हुआ है, ये भी मेरा का सौभाग्य है। और वो जो उच्च स्तरीय बौद्धिक चर्चा हुआ है, ये तो मैं पहली बार आई हूँ, मेरा बहुत दिन से भी इच्छा थी। तो यहाँ हमारा हम मैंने देखी जो ईश्वर हमारा अपराध को क्षमा करता है नहीं, इस विषय में हम तो कुछ जानते थे, जो पढ़ते हैं ऑनलाइन में कुछ, लेकिन उसके विषय में समझना और उसका गंभीर तत्व को जानना, सूक्ष्म तत्व को जानने का अवसर मिला है। तो बहुत संशय भी हमारा दूर हुआ, इसलिए मैंने सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और यज्ञ के बारे में जो हुआ रात को होगा कि नहीं, और जो मैंने पारायण के बारे में, ये हमारा उधर भी कोई लोग मैंने यज्ञशाला में भी तर्क वितर्क कर देते हैं, इसके मुझे कुछ जानकारी हुई और कुछ संशय भी है, वो आगामी मैंने आगे होगा ये मैं अपेक्षा रखती हूँ। तो हम भी ऐसा करते हैं, जब कहाँ जाते हैं तो सूर्य उदय से पहले भी यज्ञ कर देते हैं, कि वह आने से लेट हो जाता है तो हम रात को नहीं करते थे। अभी मैं जान गई हूँ कि अपवाद के बारे में हमें कोई मैंने असुविधा हो तो हम कर सकते हैं। और वो पारायण के बारे में मुझे बहुत अच्छा जानकारी हुई, क्योंकि हमारा उधर पारायण ज़्यादा होता है, क्योंकि यज्ञ ही आर्य समाज को आने का एक प्रमुख माध्यम है। लोग आते हैं, यज्ञ को आते हैं, फिर क्रमशः प्रवचन माध्यम से आर्य समाज प्रति आकृष्ट होते हैं। और लास्ट में बताऊंगी, जो अभी भद्रकाम जी बताए कि बहुकुंडीय यज्ञ, ये तो हमारा उड़ीसा में ज़्यादा होता है। वो इसका आलोचना, इसका चर्चा आगामी सत्र में आगामी समय में हो ऐसा मैं आशा रखती हूँ। और मैं सबके जो मैं लाभ उठाई हूँ, इनका परिवेश और इस अनुष्ठान का स्वामी जी और सबको मेरा मैंने गंभीरता प्रदेश से मैं धन्यवाद देती हूँ। और वेदनिष्ठ के उनका प्रयास से ही मैं आ सकती हूँ, तो उनको मेरा आभार व्यक्त करती हूँ। और सबको मेरा नमस्ते। हम काल जो रात को मुनि जी बताएं मैंने पारायण के बारे में, इसमें मैं बहुत कुछ समझ गई हूँ, इसलिए मुनि जी को भी धन्यवाद। और जो बाबू हमारा कर्मवीर जी भी, उनमें जो फोन बताए हैं कि माता जी जैसा आप सुविधा पाते हैं वहाँ मैंने रोजोड़ में ऐसा सुविधा नहीं होगा। मैंने बोली कि मैं बहुत शिविर गई हूँ, इससे कोई तकलीफ नहीं है, मैं जा सकती हूँ। इसलिए मैं सबको यहाँ सब विद्वानों को मेरा नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। आगे श्री हर्षित अग्निहोत्री जी। ओम, सबको नमस्ते जी। मेरा नाम हर्षित अग्निहोत्री है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश बरेली ज़िले में हुआ है। मैं वर्तमान में उत्तर मध्य द्वितीय वर्ष में मथुरा जिला में स्थित रमणरेती आश्रम में अध्ययन कर रहा हूँ। और जब मेरे को सत्यास प्रकाश का ज्ञान हुआ, तब मुझे वैदिक
और इन पौराणिक में अंतर प्राप्त हुआ और हम अंतर्जाल के माध्यम से आचार्यों को सुनते हुए आगे की वैदिक ऐसा होता है और आदि मुनि जी को सुनते हुए हमें पता पड़ा कि ये सत्य है, ये सत्य है। इतना ही कह के हम अपनी वाणी को प्रणाम देते हैं। नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद। आगे सत्यव्रत मुनि जी। पूज्य अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय संचालक महोदय, पूज्य गुरुजन और उपस्थित सभी भद्र पुरुषों को मेरा सादर नमस्कार। पवित्र आत्माओं, यथार्थ में मैं अपने अनुभव हृदय के उद्गार के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि इस सत्र से हम काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मुझे ऐसा लगा, क्योंकि समाज में क्रियाशील जीवन में मैं जब समाज में जाता हूँ तो मुख्य रूप से ये जो दो विषय थे कि वेद पारायण यज्ञ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अग्निहोत्र रात्रि में भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, समाज में काफ़ी विद्वानों के बीच में तीव्र मतभेद है। और इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जो सामान्य है, सामान्य जनता के में श्रद्धाहीनता का प्रवेश करता है, उत्साहहीनता और क्रियाहीनता, मतलब क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। लोग विद्वानों के बीच तीव्र मतभेद को देख करके लोग श्रद्धाहीन हो जाते हैं और धीरे धीरे वो हमारे वैदिक धर्म से पृथक होने लगते हैं, निष्क्रिय होने लगते हैं। तो इस संबंध में मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव है, और भी कई ज्ञानवर्धन भी हुए, जैसे पूज्य मुनि जी के भौतिक आकाश जो शास्त्रीय शब्द है, इसका विवेचन से भी हमारा ज्ञानवर्धन, हम लाभान्वित हुए। और मुख्य रूप से मैं कुछ ये सुझाव देना चाहूँगा कि कुछ विद्वानों के जो वक्तव्य थे वो तो हमें लिखित रूप में उपलब्ध हुए, पर कुछ मुख्य विद्वानों के, आचार्य भद्रकाम वर्णी जी के या हम पूज्य आचार्य रविंद्र जी के भी वक्तव्य उपलब्ध नहीं हुए। तो उन्हें भी, विद्वानों के सभी वक्तव्यों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम आगे भी भविष्य में भी इससे सदा लाभान्वित होते रहें, इस पर चिंतन मनन करते रहें। और साथ साथ जो भी ये वार्तालाप हुए हैं, जिनके उद्बोधन हुए हैं, उनको यूट्यूब पे अवश्य डाला जाए, ताकि समाज में भी जाए और समाज का भ्रम दूर हो। यह अति महत्वपूर्ण कार्य होगा, और ये ऋषि के मिशन को और समाज में उत्साह वर्धन के लिए ये अति महत्वपूर्ण कार्य ये होगा। यूट्यूब पे भी अवश्य डाला जाए। और व्यवस्था के रूप में सामान्य रूप से अच्छी व्यवस्था लगी, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे ये उद्बोधन हॉल की व्यवस्था हो, व्यवस्था के रूप में हमें अच्छी व्यवस्था लगी। और ये आगे विषयों के रूप में मैं यह बस थोड़ा सा संकेत करना चाहूँगा कि जो समसामयिक विषय हैं, जो समाज में जिन विषयों के प्रति हम ग्रसित हैं, उनको अवश्य ध्यान में रख करके उन पर चर्चा की जाए। ओम शांति। धन्यवाद मुनि जी। अब मैं स्वामी सत्येंद्र जी से निवेदन करता हूँ। आज सुबह आगे आचार्य आनंद पुरुषार्थी से निवेदन करता हूँ, आप आए। और पूज्य आचार्य जी, अध्यक्ष जी और संचालक महोदय, सदन के सभी सदस्य महानुभाव, पूज्य स्वामी ऋतस्पति जी महाराज जब इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था तब इसके सदस्य थे, बाद में आप बाहर हो गए, लेकिन इस बार आप रहे तो एक जैसे बच्चों के बीच में एक पिता होता है, बड़ा होता है, वैसी अनुभूति हुई। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप उचित समझें तो आगे अपना आशीर्वाद देने के लिए, ये मीटिंग साल में 1-2 बार होती है, जब भी आप उचित समझे आएं। ये जो कार्यक्रम हुआ इसकी एक कवरेज जो है इस बार दैनिक भास्कर में गई, जो मुझे लगता है 13 वर्षों में पहली बार हुआ। तो विद्वत परिषद उचित समझे तो जहां जहां ये कार्यक्रम होंगे आने वाले वर्षों में उसको विचार कर सकते हैं। और आर्यों का जो न्यूज़पेपर चलते हैं अपने, वो लोग अलग चलते हैं, उसमें भी प्रायः ये नहीं आता है यदि विद्वत परिषद उचित समझे तो आर्यों वाले में तो कम से कम अपन डाल ही सकते हैं। और जहाँ कार्यक्रम हो वो जो होस्ट विद्वान है या जो संस्था है वो जैसा समझे वैसा कर ले। जिन विषयों पर आज तक हमारी डिबेट हुई है, हो सकता है आर्य समाज के विद्वत परिषद में भी पूरी इसकी जानकारी नहीं है।
डिबेट चूंकि बहुत सारे विषयों पर हो चुकी है। अभी मुनि रितमा जी ने कहा कि जो अभी तक की कैबिनेट थी उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी जिन विषयों पे चर्चा हुई है उसकी भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी मुनि जी वगैरह बिल्कुल नए आए, इतने 15 साल में पहली बार आए, उनको नहीं मालूम आपकी डिबेट किन किन विषयों पर हुई है। और चलो विद्वानों के नाम ना बताएं, लेकिन जिन पे डिबेट हुई है और जिनका निर्णय आपने दे दिया है या निर्णय न दे पाए हो, तो ये भी ऐसा रहता है ना कि भाई इतना उतना नहीं हुआ, कुछ चीजों में बीच का निर्णय भी आया, तो वो एक मोटा मोटा आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी, उसको भी विचार कर लें। तीसरा जो है, आर्य समाज की कुछ संस्थाओं में, विद्यालयों में भारत में मेरे पास ऐसा निवेदन आया है कि उनको पुरोहित और विद्वानों की जरूरत है। चूंकि इतने सारे लोग आए हैं और ये पूरा टेलीकास्ट भी हो रहा है, यदि कोई भी चाहे तो बड़ी कृपा होगी कि वो, बहुत कुछ लोग संस्थाएं खोल लेते हैं और वो कहते हैं भैया विद्वान ही नहीं है हमारे पास, आर्य समाज का कोई नहीं, हम चलाएं कैसे, हमने जोश जोश में खोल लिया, विद्वान हमें मिलता नहीं है। तो कोई ऐसा विद्वान दे दें तो बड़ी कृपा होगी। मराठी बोलने वाला कोई विद्वान हो तो बंबई में भी किसी को जरूरत है और एक दो जगह और भी जरूरत है तो अच्छा रहेगा। विदेश में भी एक जगह एक उपदेशक की जरूरत है, लेकिन 1 साल से कम के लिए नहीं जाएंगे। मैंने शक्ति नंदन जी इसका वो कह लगे केवल 3 महीने दूंगा तो फिर नहीं चलेगा। ऐसा कोई हो तो बता दीजिएगा। मैं इस संस्था का भी और जो विद्वान इतनी दूर दूर से आए हम लोगों के आग्रह पर, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद आचार्य जी। आगे श्रद्धेय मुनि जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण और धन्यवाद के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो मोहन मुनि जी ने एक बात रखी थी कि आत्मा स्थान घेरता है या नहीं, इसमें रुचि लेके यहाँ आए थे, लेकिन वो विषय चल नहीं पाया क्योंकि जो स्वामी जी थे वो यहाँ नहीं थे, तो वो विषय स्थगित कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है, इस विषय पे पूरी परिचर्चा हो चुकी है और निर्णायकों के निर्णय आ गए, विद्वत मंडली का हो गया, तो इस बार केवल निर्णय ही सुनाना था। और जो हमने सूचना प्रसारित की थी उसमें भी ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि केवल ये उसका निर्णय ही सुनाना है, चर्चा स्थगित नहीं की गई थी। जो प्रस्तावित थी वो क्रमशः जितने यथावसर हो गई थी। और मैं इस हमारी सारी व्यवस्था के लिए गुरुकुल का स्वामी रितस्पति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी अध्यापक गण का, ब्रह्मचारियों का। उन्होंने बहुत ही लगन से और समय लगा के पुरुषार्थ से हम सबके लिए व्यवस्था की। और आनंद पुरुषार्थी जी का भी धन्यवाद है, उन्होंने हमारे को हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, यानी हम अतिथि थे, आप यहाँ के ही हैं और आपने ही प्रस्ताव किया था कि यहाँ पर नर्मदापुरम में ये कार्यक्रम हो, तो सबको अच्छा लगा है। मैं पुरुषार्थी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ, सबने बहुत अच्छे से व्यवस्था की। एक धन्यवाद, नमस्ते जी। धन्यवाद मुनि जी। आगे श्रद्धेय स्वामी रितस्पति जी से निवेदन है कि हम सबके अनुभव सुनने के पश्चात अब आप अपने अनुभव हमारे सम्मुख 5 मिनट में प्रस्तुत कर सके तो। शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। इस 13वें स्नेह सम्मेलन के समापन सत्र में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालक जी, सन्यासी वृंद, वानप्रस्थगण, विद्वज्जन, ब्रह्मचारीगण, आर्य सज्जनों, मैं प्रथम तो धन्यवाद न्यास का करता हूँ
जिन्होंने यह स्वीकार किया कि आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय में अर्थात यहाँ पर यह स्नेह सम्मेलन रखा जाए और उसको स्वीकृत किया। पहले लगता था कि विद्वान लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था किस ढंग से करनी होगी, इसी पसोपेश में रहते थे। परंतु विद्वान लोग यहाँ आए और जैसी भी गुरुकुल से व्यवस्था करते बन सकी उसमें राजी हुए। इसके लिए सभी विद्वान और शिवरार्थियों का भी बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री उद्बुद्धकाम वर्णी जी ने कहा कि बहुत बहुत बहुत, अर्थात ऐसा लगता है कि बहुत प्रसन्न है और शायद आप भी बहुत ना सही तो कुछ तो होंगे ही, सब लोग ही प्रसन्न हो रहे हैं, तो हमें भी बहुत बड़ी प्रसन्नता है और अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं, निवेदन भी करते हैं कि आगे भी सम्मेलन यहाँ पर रखते रहें, क्योंकि थोड़ा सा अनुभव तो हो ही गया कि सम्मेलन रखने में क्या कुछ करना पड़ता है। विद्वानों ने पक्ष प्रतिपक्ष दोनों प्रकार के विद्वानों ने अपनी अपनी बातें रखी और ये अच्छा हुआ कि आज ये 3 विषयों पर निर्णय की घोषणा कर दी गई कि 3 विषय निर्णीत हो गए। जहाँ तक हम अपने गुरुजी महाराज पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज की बात को भी ध्यान में रखें कि चाहे वो दर्शन योग महाविद्यालय हो या वानप्रस्थाश्रम रोजड़ हो या ये अपना वैदिक आध्यात्मिक न्यास हो, इन सब के मूल में पूज्य गुरुवरी की भावना विशेषता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इन संस्थाओं का निर्माण जहाँ तक विद्वान बनाने की थी तो वो तो हो रही है, किंतु साथ ही गुरुजी महाराज का जो ज़्यादा कथन होता था या प्रेरणा होती रहती थी कि ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ें, तो उस ओर भी हम सभी लोग, हम सभी उनके शिष्य प्रशिष्य हैं, उनसे प्रेरणा ली है, उनके ग्रंथों से लेते भी रहेंगे। तो इस ओर भी हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी और दूसरों का सहयोग लेकर के भी विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ करेंगे तो हम गुरुजी महाराज के और बहुत अच्छे शिष्य प्रशिष्यों में गिने जाएंगे। आशा यही है कि चूंकि अब हम लोग जो आप सबको देखते हैं कि विद्वान हैं, सब समझते हैं, ईश्वर हो, जीव हो, प्रकृति हो, ये सबको समझ रहे हैं, लेकिन समझने के बाद हमको अब करना क्या है ये भी गुरुजन और ऋषि मुनि सब दे गए, उसकी ओर भी विशेषतः प्रयत्न किया जाना चाहिए। सभी सत्र बहुत अच्छे प्रकार से संपन्न हुए, इसके लिए भी मैं गुरुकुल परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को आप सबका आशीर्वाद मिला और विशेषकर तो आदरणीय मुनि सत्यजित जी ने जो वहाँ पर यज्ञशाला में ब्रह्मचारियों को कहा कि जो कुछ भी तुम्हें इच्छा हो वह व्यक्त कर सकते हैं और उसको पूरा किया जाएगा। और ब्रह्मचारियों ने अच्छा है, शुभ इच्छा ही की
मैं तो सोच रहा था शायद ब्रह्मचारी कह दें कि हमको एक एक सेव फल चाहिए, तो वैसे भी निपट सकते थे, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने वेद भाष्य भी मांगा और वस्त्र भी मांगे, और मुनि जी ने और आप सब ने उनको स्वीकार किया। अतः आप सबका धन्यवाद, और हम लोग अधिक से अधिक और प्रयत्न करते रहेंगे। मैं इधर के आचार्यों को प्रेरणा देता रहूँगा, लेकिन मुझे ईश्वर की ओर ही अधिक बढ़ना है, बाकी सब काम थोड़ा गौण रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। श्रद्धेय स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने अपने अनुभव हमारे सम्मुख साझा किए और हमारा मार्गदर्शन किया और हमें उत्साहित भी किया। स्वामी जी का पुनः धन्यवाद। आगे जो आगामी सत्रों के लिए, आगामी स्नेह सम्मेलन के लिए जो नए विषय आए हैं उनको मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर दीपक जी की ओर से विषय आया है बहुकुंडीय यज्ञ उचित या अनुचित, तो एक विषय आया है। दूसरा आचार्य कोटेश्वर जी आपकी ओर से एक विषय आया है, क्षमा करें, संविधान में हम लोग 5 मंत्र बोलते हैं, 4 होना चाहिए, 4 मंत्र बोलते हैं, संविधा 3 डालते हैं। इस विषय में पहले चर्चा हो चुकी है या नहीं, तो इस विषय में अगर चर्चा नहीं हुई है तो वो इस विषय को रखना चाह रहे कि ऐसा क्यों है कि 4 मंत्र बोलते हैं और 3 ही संविधा डाली जाती है, आहूत की जाती है। तो इस विषय में विचार विमर्श के लिए उन्होंने दिया है। आगे मुनि सत्यव्रत जी आपने 5 विषय रखने के लिए कहा है। एक, संध्योपासना में मंत्रों का पूर्ण तात्पर्य, पंचमहायज्ञ विधि संस्कार विधि में कौन सा ग्राह्य, तो ये 2 स्थान पर जो अलग अलग है मंत्रों का पूर्ण तात्पर्य, उसमें से कौन सा सही या कौन सा ग्राह्य। दूसरा है राजनीतिज्ञों स्त्रियों का वैदिकीकरण कैसे हो, दूसरा विषय है। तीसरा विषय, विद्यालय महाविद्यालयों में वेद प्रचार कैसे हो। चौथा विषय, स्वास्थ्य संवर्धन, रोग प्रदूषण निवारण, घातक हृदयाघात, कैंसर, मधुमेह आदि रोगों का निवारण। पांचवा विषय, ईसाई इस्लाम द्वारा धर्मांतरण का निवारण और शुद्धिकरण। ये मुनि सत्यव्रत जी ने विषय रखे हैं और श्री मोहन मुनि जी ने विषय प्रस्तुत किए हैं। पहला विषय है आर्य समाजों के साप्ताहिक विशेष यज्ञ एवं सत्संग में एक रूपता कैसे लाई जाए, क्या इसकी आवश्यकता है। दूसरा विषय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैदिक धर्म आर्य समाज का व्यापक एवं प्रभावी प्रचार प्रसार अनुसरण कैसे संभव हो। तीसरा विषय, गुरुकुलीय शिक्षा को गुरुकुलों के प्रबंधन में क्या कुछ और किया जाए कि समाज में गुरुकुलीय शिक्षा की अधिकाधिक भूख बढ़े। स्कूली विशेषकर शिक्षा के निजीकरण के होर में स्कूलीकरण का वो जो प्रभाव है उसको कैसे हम कम कर सके, ऐसा इनका अभिप्राय समझ में आ रहा है। इस प्रकार 3 विषय मुनि जी ने प्रस्तुत किए हैं। तो ये आगामी विषयों में विचार विमर्श किया जाए कि इन विषय को लिया जाए ना लिया जाए, उसके उपरांत ये विषय हमारे सम्मुख आएंगे। श्री दिलीप वेलानी जी, उनका एक विषय आया है। अगले वर्ष में वैदिक धर्म प्रचार हेतु आर्य समाज को कैसे पुनः राष्ट्र में स्थापित और सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय वर्तमान समस्या को आर्य समाज नेतृत्व प्रदान करे।
इस हेतु आयोजन, प्लानिंग और करेक्शन कैसे करें, इस पर निर्णायक चर्चा हो, यही कामना, भावना और प्रार्थना। तो ये उनका दिलीप विलानी जी का विषय आया था। धन्यवाद। ये विषय संपन्न हुआ। आगे मैं सचिव जी से निवेदन करता हूं, क्षमा करेगा, एक और विषय, मासिक धर्म में स्त्री के हाथ छुआ पानी भी नहीं पीना है, ऐसा कथन महर्षि जी ने किया है। क्या ऐसा पालन करना अनिवार्य है या गौण कथन मात्र है? क्योंकि बहुत सारे विषय इससे जुड़े हुए हैं, वह हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। तो ये आचार्य कश्यप जी का विषय आया है। तो इस प्रकार ये विषय वाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे मैं सचिव जी से निवेदन करता हूं कि आप धन्यवाद ज्ञापन आदि कार्यों को संपन्न करें। आदरणीय आचार्य शीतल जी। हो हो सबको नमस्ते जी। वैदिक आध्यात्मिक न्यास का 13वां स्नेह सम्मेलन आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम में आयोजित किया गया। विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन संबंधित जो सुझाव हमारे बीच में आए हैं, यहाँ रहते हुए श्रोताओं ने और वक्ताओं ने भी जो अनुभव किया, उसमें सबसे पहला जो सुझाव था कि प्रमाण पत्र की व्यवस्था होनी चाहिए सदस्यों के लिए। तो इस बार हमारे सदस्य न्यासियों की बैठक में इसके ऊपर चर्चा भी की गई है और अंतिम निर्णय अगली बैठक तक आ जाएगा। दूसरी एक बात थी कि कार्यकारिणी के जो सदस्य अब तक भूतकाल में भी और वर्तमान में भी जो हैं, उनकी एक सूची बने और अपने जो सम्मेलन है उसमें उसको लगाया जाए, जिससे कि लोगों को उसको पता भी चले। तो ये किया जा सकता है और प्रयास भी करेंगे इसको करने के लिए। दूसरा कि वक्ता जो हैं, क्योंकि हमारी प्राय जो बैठक की व्यवस्था होती है वो सब जगह हमको एक हॉल मिलता है और उसी में हम व्यवस्था करते हैं। तो सुझाव था कि वक्ता को इस रूप में बिठाया जाए जो सत्र के विषय के जो वक्ता हैं कि श्रोताओं को वो दिखे। तो प्राय हमारे जो वक्ता हैं वो एक के बाद एक ही आते हैं, एक साथ सारे वक्ता हम श्रोताओं के आगे प्रस्तुत नहीं होते हैं। और जो भी वक्ता होता है वो पोडियम के पास ही, पोडियम के सामने ही खड़े होकर के अपना वक्तव्य आदि देते हैं, शंका समाधान आदि करते हैं। तो प्राय वक्ता तो दिखते ही हैं। और जो अपने स्थान पर भी बैठ करके जवाब देते हैं उनसे भी निवेदन किया ही जाता है कि वो खड़े होकर के माइक में बोले, जिससे कि सबको दिखाई दे। और भी कोई इसमें सुधार कर सकते हैं, व्यवस्था संभव होगी तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। एक सुझाव ये भी आया था कि संचालक जो भी होते हैं उनको थोड़ा प्रशिक्षित करके स्टेज पर बिठाया जाए
उनको दिशा निर्देश किए जाएं। तो संचालकों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इस बार भी सभी संचालकों को इकट्ठा करके दिशा निर्देश दिए ही थे, पर क्योंकि अपने यहाँ पर जो संचालन करते हैं, हम संचालक के रूप में उनको प्राय करके रखते हैं कि जो थोड़ा उसमें प्रशिक्षण भी साथ में लगा रहता है। तो इतना हमारा अभ्यास नहीं होता, क्योंकि मैं भी स्वयं इस न्यास की जो सचिव बनी हुई हूँ। तो अभी सचिव का जो कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, उसमें मेरे में भी कमी है। तो प्रशिक्षण भी हमारा साथ में चलता है। यहाँ पर जो भी बैठते हैं स्टेज पे वो अभ्यस्त ही हों, ये आवश्यक नहीं है। ये हमारा कुछ अध्यक्ष में तो हम प्रयास करते हैं कि वरिष्ठ व्यक्ति बैठे जो अनुभवी होते हैं, और अध्यक्ष को भी सूचना दी ही जाती है कि अध्यक्ष के क्या कर्तव्य हैं, क्या कर्म है, और संचालक को भी दिशा निर्देश दिए ही जाते हैं उनको क्या करना है, नहीं करना है। पर अभ्यास इतना हमारा नहीं होता, तो कभी कभी गलतियां हो भी जाती हैं। प्रयास किया जाता है कि हम करें, और संचालक जो होते हैं वो प्राय करके नए होते हैं, इतने अभ्यस्त नहीं होते। नए नए या तो अभी पढ़ करके निकले हुए होते हैं या तो पढ़ाई कर रहे हुए विद्यार्थी होते हैं। तो उसके कारण से कभी कभी गलतियां हो भी जाती है। और क्योंकि सदन में जब चर्चा चलती है तो सामने गुरुजन होते हैं, वरिष्ठ विद्वान होते हैं, उनको संचालित करने में थोड़ा संकोच भी अनुभव करते हैं। कहीं थोड़ी समझ की भी कमी होती है, कहीं संकोच भी होता है, जिसके कारण थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। उसके बावजूद भी प्रयास रहता है कि सदन में फिर भी शांति रहती है। कोशिश तो यही होती है कि शांति बनी रहे। तो इसमें थोड़ा श्रोताओं का भी सहयोग संचालक को भी हमेशा अपेक्षित रहेगा। यहाँ पर जब भी हम न्यास का कोई भी सम्मेलन करेंगे और उन सत्रों में जिस किसी भी विषय पर जो भी संचालक होगा, श्रोताओं का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, क्योंकि श्रोता भी और वक्ता भी है कि संचालक उनको सूचित करें तो प्रायः पलट करके जवाब भी आ जाते हैं। तो संचालक फिर बेचारा सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, ऐसा भी होता है। तो श्रोता वक्ता जो भी हैं वो भी प्रयास करें कि भी अपनी ये गरिमा जो है, क्योंकि ये हमने ही सुझाव दिया है, किसी बाहर वाले व्यक्ति का ये सुझाव नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जो भी व्यवस्था बनी उसमें कुछ तो कमी जो यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही वो है, नहीं ऐसा नहीं है। तो उस कमी को हमको ही मिल करके सुधारना है। तो हम सब मिल करके प्रयास करें कि संचालक अपना जो संचालन का कार्य है वो निर्भीक रूप से कर सके। और कभी कहीं गलती हो जाती है तो संकेत भी किया जाता है, पर संकेत की भी अवहेलना मैंने देखी है। जब संकेत किया जाए तो अगले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका अनुसरण करें, अनुकरण करें, पर नहीं किया जाता तो वहाँ विवशता भी होती है, जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो ये केवल संचालक की समस्या नहीं है, अध्यक्ष की भी है। और मैं सचिव, मुझे भी, क्योंकि मैं नई नई सचिव बनी हूँ, मुझे पता है कि वे क्या समस्या आई हैं, और अनुभव की भी कमी तो है ही। तो फिर भी प्रयास किया जाएगा। संचालक को दिशा निर्देश दिए ही जाते हैं, अध्यक्ष को भी सूचना की जाती है। इसमें प्रयास का और भी सुधार करेंगे, बाकी कमी तो रहती है, उसमें दो राय नहीं है। और कोई नया तरीका भी हो कि भाई इस तरह से दिशा निर्देश किए जाए तो गलती नहीं होगी, तो वो तरीका बताएं। दिशा निर्देश करना सूचना तो दी थी, पर किस तरह से करें। और यदि किसी को ऐसा पता चलता है कि नहीं भाई हम करवा सकते हैं, तो वो आकर के अपना नाम भी दे सकते हैं कि भाई मैं एक काम कर सकती हूँ या करवा सकती हूँ, तो हम ये काम उनको दे सकते हैं। तो यदि कोई ऐसा कहता है कि हाँ भाई बिना गलती के संचालक अपना संचालन कार्य कर सके, उनको नीचे से कोई दिशा निर्देश ना देना पड़े, ऐसी विधि हमारे पास है। तो ऐसी विधि भी यदि साथ में आए तो अच्छी बात है, उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। एक सुझाव आया था कि हमारे न्यास में या तो हमारे सदन में ऐसा कोई काम न किया जाए जिससे कि हमारी मर्यादा की हानि हो। ये सुझाव आचार्य भद्रकाम जी की ओर से आया था। तो ऐसा कोई काम आचार्य जी यदि बताएं कि ऐसा हमारे सदन में कहीं कोई आपको दिखाई दिया हो, तो उसके तरफ आप निर्देश करें तो आगे से हम ध्यान रख सकते हैं कि ये ऐसा काम हो गया जो हमारी मर्यादा के बाहर का था। तो आपके पास ऐसा कोई उदाहरण हो कि हमारे से ऐसा कोई काम हो गया है जो हमारी मर्यादा से बाहर है, ऐसा कोई आपके पास है? ऐसा कोई काम न्यास के ये सदन के अंदर हुआ हो?
हाँ नहीं नहीं, न्यास में अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ बाकी हाँ जी, पर वो तो हम अपना ध्यान रख करके ही चल रहे हैं। अभी तक नहीं हुआ उसका मतलब कि हम सजग तो है ही, और प्रयास तो हमारा यही रहता है, और ये प्रयास आगे भी रहेगा। एक सुझाव आया था कि वक्ता को चाहिए कि ठीक से अध्ययन करके आए। प्रस्तुत अपना जब विषय करता है उससे पहले वो अपना अध्ययन ठीक से कर लें। तो वक्ता की अलग अलग सामर्थ्य रहती है, वो अपनी ओर से वो अध्ययन पूरा ही करके आता है जितना वो कर सकता है, क्योंकि विषय इतने विस्तृत होते हैं। सारे ही शास्त्र पढ़ करके आए और इतनी क्षमता सभी वक्ताओं की हुई आवश्यक नहीं है। वक्ता यहाँ पर पोडियम पे खड़ा होकर के वक्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, वही बड़ी बात है। जिनको भी लगता है कि वक्ता का अध्ययन अल्प है, वो एक बार वक्ता बन करके देखें और अपने ओर से प्रस्तुति करके देखें कि कितनी मेहनत पड़ती है एक वक्ता को यहाँ पर पोडियम पे खड़ा होकर के अपना विषय प्रस्तुत करना, और सामने से जब प्रश्न आता है ऑन द स्पॉट उसका जवाब भी देना है। अब ये तो पता नहीं कि सामने से कौन सा प्रश्न आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में भी उनको पता हो। तो और वक्ता के रूप में यहाँ पर भी हमारा प्रशिक्षण चलता है। वक्ता में भी कई वक्ता ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसी प्रेरणा की जाती है कि आप खड़े होइए। वो अपने आप चाहते नहीं है खड़े होना, पर हम उनको प्रेरित करते हैं जिससे कि उनको आगे किस तरह से वक्ता का काम किया जाए, उसमें क्या कठिनाई आती है, क्या तैयारी करनी होती है, उसका अनुभव मिले। ऐसे भी हमारे यहाँ पर वक्ता होते हैं। तो इसलिए थोड़ा श्रोताओं को भी धैर्य रखना चाहिए। वक्ता जो भी प्रस्तुत करता है उसकी सराहना करें और उसको थोड़ा प्रमोट करें, उसको थोड़ा संबल दें जिससे कि वो और निर्भीकता से अपनी बात रख दें। बाकी प्रयास तो यही रहता है हर वक्ता का कि वो अपने विषय को न्याय दे। उसके लिए जो भी पुरुषार्थ कर सकता है वो करके आए। एक सुझाव ये भी आया है कि स्नातकों से संपर्क लगातार बनाए रखें और स्नातकों को सहयोग की अपेक्षा होती है वो की जाए। तो न्यास की ओर से यथासंभव स्नातकों के साथ संपर्क बनाए रखा जाता भी है, और जहाँ जहाँ से भी सूचना हमको प्राप्त होती है कि वहाँ सहयोग की अपेक्षा है, यथाशक्ति न्यास की ओर से सहयोग भी किया जाता रहा है और किया जाएगा भी। एक सुझाव ये भी आया है कि विद्वानों को अपने वक्तव्य सारे प्राप्त हुए नहीं थे। यदि सब विद्वानों के वक्तव्य अर्थात जो वक्ता यहाँ पर अपनी बात की प्रस्तुति कर रहा है उनका विवरण यदि पहले से प्राप्त हो जाए, उनके प्रमाण आदि ऐसी व्यवस्था की जाए तो ये हमारी व्यवस्था बनी हुई ही है। सूचना हम हर बार देते हैं, इस बार भी थी कि 31 दिसंबर तक सभी वक्ताओं को जो भी अपने विषय की प्रस्तुति करते हैं उनको अपने वक्तव्य लिखित में संक्षिप्त रूप में जो भी उनके प्रमाण हैं वो लिखित में देने हैं। हर बार ये किया ही जाता है, पर कुछ वक्ता ऐसे हैं जो इस नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, उसको भी हम अलाउ कर देते हैं वक्ता के रूप में। बाकी नियम तो हमारा ये है, बना हुआ ही है। तो वक्ताओं से भी जिन्होंने भी अपनी प्रस्तुति पहले नहीं दी उनके प्रति ये संकेत हैं, वो सावधान रहें कि आगे से ये सुझाव दोबारा इस सदन में ना आए। इसकी जिम्मेदारी वक्ताओं की भी है। वक्ता सावधानी से इस सुझाव को सुनेंगे और अपने कर्तव्य का आगे पालन भी करेंगे। एक सुझाव ये भी आया था कि ये जो भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही है उसको यूट्यूब पे डाला जाए, तो वो डाला ही जा रहा है। सारी हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं सब आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है। न्यास की जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपको उपलब्ध है, और वर्तमान में भी यूट्यूब पे लाइव भी चल रहा है और गूगल मीट से भी अपने सदस्य जुड़े हुए हैं। एक सुझाव था समसामयिक विषयों पर चर्चा हो, तो ये सत्यव्रत जी की ओर से ही ये सुझाव था। तो ये तो आपने भी स्वीकार किया है कि पारायण यज्ञ उचित है कि अनुचित है, ये समसामयिक विषय था। रात्रि में अग्निहोत्र करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी समसामयिक ही विषय था। तो प्रयास तो न्यास का यही रहता है
कि समसामयिक विषय हो और साथ में शास्त्रीय विषय पे न्यास का जोर ज़्यादा रहता है कि ऐसे विषय जो शास्त्र के अंदर उसके प्रमाण क्या है, ऋषियों की बातें क्या है, और जो गहन है सामान्य रूप से चर्चा में नहीं आते हैं या तो उलझे हुए हैं जिसके ऊपर निर्णय नहीं हो पाते हैं या तो निर्णय करने में बाधा होती है, तो शास्त्रीय विषय के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर रहता है। और समसामयिक विषय भी जो शास्त्रीय भी हैं समसामयिक हैं उसको भी लेने का हमारा प्रयास रहता ही है। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। उन्होंने दैनिक भास्कर के पत्रकार को बुलाया था और हमारा विज्ञापन भी छपा था और न्यास के समूह में उस विज्ञापन की कटिंग वो पृष्ठ डाला भी गया था। उसके लिए मैं आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि ये नई एक परंपरा उन्होंने आरंभ की है। इससे पहले कभी हमने पत्रकार को बुला करके इस तरह का विज्ञापन की व्यवस्था हमारी कहीं नहीं हुई है। हाँ ठीक है जी, न्यूज़ है, ये न्यूज़ था। तो इस तरह के न्यूज़ की व्यवस्था यदि आगे संभव होगी तो आप भी इस सदस्य न्यासी के अंतर्गत हैं और हम सबकी ये जिम्मेदारी है। व्यवस्था संभव है तो करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर उसके कारण से व्यवधान फिर नहीं होना चाहिए क्योंकि पत्रकार फिर अपने हिसाब से आते हैं। समस्याएं थोड़ी वहाँ पर भी आती है। हमारी व्यवस्था के अंदर यदि बाधा बनते हैं तो उसको भी एडजस्ट करने में थोड़ी समस्या होती है। तो पत्रकार भी हमारी व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं और पत्रकार उपलब्ध हो जाते हैं तो हमको इस तरह से न्यूज़ देने में कोई शायद आपत्ति नहीं होगी। बाकी डिबेट की जो आपने कहा था कि भूतकाल में भी जो डिबेट हुई है उनकी भी सूचनाएं रहनी चाहिए जिससे कि लोगों को पता भी चले। वैसे अपनी वेबसाइट अपडेट हुई नहीं है, उस पर हम डाल सकते हैं वेबसाइट अपडेट जब करें तब। तो उस वेबसाइट का क्योंकि लिंक सबको भेजी जाती है, उसको दिया ही जाता है, तो उस पर जा करके देख सकते हैं। तो प्रयास करेंगे कि अपनी वेबसाइट, वो विचार तो है पर अभी समय मिला नहीं क्योंकि दीपक जी फ्री नहीं थे, तो दीपक जी के साथ बैठ करके उसको भी अपडेट करने का हम प्रयास करेंगे। उसके ऊपर सारी डिबेट जितना भी डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसको डालने का हम प्रयास करेंगे। तो सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने भी सुझाव दिए हैं। तो श्रोताओं ने जो अपने सुझाव दिए हैं और न्यास के इस सम्मेलन को और सफल बनाने में अपना सहयोग जो प्रदान किया है, तो सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ और अनुभव सुना करके जो हमको प्रेरणा दिए उसके लिए भी सभी श्रोताओं का धन्यवाद है। कुछ श्रोता इस सदन में ऐसे हैं जो हमारे सदस्य नहीं हैं। हमारा नियम शुरुआत से तो ये था कि जो इस न्यास के सदस्य हैं वही यहाँ पर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, पर इस बार अन्य श्रोता जो सदस्य नहीं हैं उनको भी अवसर दिया गया है। वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो भी लाभान्वित हुए हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव सुनाए हैं। उन श्रोताओं के लिए भी सदस्य बनने का अवसर है जो हमारी प्रक्रिया है सदस्य बनने की कि न्यूनतम 2 दर्शन पढ़े हुए हों, किसी आचार्य के सानिध्य में गुरुकुल में जाकर के 2 वर्ष का सानिध्य होना चाहिए, या तो व्याकरण की दृष्टि से दर्शन नहीं पढ़े हुए हैं तो प्रथमावृत्ति तक का अध्ययन व्याकरण का होना चाहिए, वो सदस्य बन सकते हैं जो स्वामी जी की परंपरा से हैं। और जो अध्यापन में जुड़े हुए नहीं हैं फिर भी सदस्य बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी अवसर है कि वो आर्थिक सहयोग करके भी सदस्य बन सकते हैं। उसमें पोषक सदस्य, पालक सदस्य और संरक्षक सदस्य हैं। जो 1 लाख रुपया न्यास को दान करते हैं उनको हम पोषक सदस्य के रूप में लेते हैं, जो 2 लाख रुपया दान करते हैं उनको हम पालक सदस्य के रूप में न्यास में सम्मिलित करते हैं, और जो 5 लाख का दान करते हैं, सहयोग करते हैं न्यास को, उनको हम संरक्षक सदस्य के रूप में लेते हैं। तो आप अध्ययन अध्यापन या तो सन्निधि इतनी नहीं है फिर भी सदस्य बनना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है कि आप सदस्य बन सकते हैं। बाकी मुनि जी ने आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का यहाँ पर जो प्रस्ताव दिया था उसके लिए धन्यवाद कर ही चुके हैं। और
साथ में जो भ्रमण कराया और आचार्य जी के घर पे जा कर के भी आचार्य जी के जीवन से भी हमने काफ़ी कुछ प्रेरणा ली है। और जो भ्रमण कराया और नॉन स्टॉप जो उनकी कमेंट्री चली है, बस चली उससे ज़्यादा तो उनकी कमेंट्री चलती थी, और जो उससे आनंद आया है यात्रा का, उसके लिए भी मैं आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो आपका आधा धन्यवाद करती हूँ कि दूसरी बस वाले थोड़े दुखी रह गए। और मैं स्वामी, बाकी घंटी नहीं बजी, मेरे में जबरदस्त घंटियाँ बज रही है, तो थोड़ा मुझे भी छूट दी जाए, थोड़ा 5 मिनट में मैं समापन करूँगी। हाँ जी, क्योंकि समय पे अपना सदन चला नहीं है, तो थोड़ा धन्यवाद संक्षेप में करके बस पूरा ही करूँगी अभी 2-3 मिनट में। मैं स्वामी रितस्पति जी महाराज का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको अनुमति दी है, और उनके जो आचार्य गण हैं और यहाँ के जो ब्रह्मचारी हैं, उनका भी जो सहयोग हमको मिला है। और विशेष करके मैं धुरंधर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए जो खीर आदि, फीकी खीर की और मीठी जलेबी, मिश्री वाली जलेबी आदि की व्यवस्था की थी स्पेशल, और ध्यान रख करके की थी, अपनी ओर से ही सामने से मुझे सूचना दे देते थे, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और यात्रा के जो दाता थे, जिन्होंने हमारी यात्रा को सफल बनाया है, और न्यास को भी जिन्होंने दान दिया है, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये जो हमको व्यवस्था दिखती है यहाँ पर, और इतनी आसानी से और इतनी सरलता से जो हमारे सत्र चले हैं, उनके पीछे जिनका सहयोग विशेष रूप से रहा है, क्योंकि मेरा इतना अनुभव नहीं था और मेरा इतना परिचय भी नहीं है और इतना संपर्क भी नहीं है और मेरी उतनी वृत्ति भी नहीं है और मुझे आता भी नहीं है, उसमें जो विशेष रूप से सहयोग किया इस सक्रिय व्यवस्था को बनाए रखने में, उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी मुनि सत्यजीत जी का, कि वो आप लोगों को दिखा नहीं होगा, पर जितना उनका सहयोग मुझे मिला है, उसके बाद में आचार्य रविंद्र जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आपको पता नहीं है कहाँ सहयोग मिला है, पर आपका भी सहयोग मुझे पर्याप्त मिला है। आचार्य कर्मवीर जी और डॉक्टर दीपक जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जो व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, उनमें जो उनका सहयोग है, यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यदि ये सारी व्यवस्था नहीं होती तो इतनी आसानी से ये सत्र चल नहीं सकते थे। और जो ये माइक की व्यवस्था है, ये ऑनलाइन जो सत्र चल रहे हैं, वीडियो की व्यवस्था, ये सब वान प्रसादक आश्रम से हुई है, तो मैं वान प्रसादक आश्रम का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। टेंट हाउस से हमको जो गद्दे मिले हैं, ओढ़ने के लिए जो बिस्तर आदि मिला है, बहुत अच्छे स्तर का मिला, उसके लिए भी उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। पाचक आदि ने भी हमको समय पर बहुत अच्छा भोजन पका करके दिया है, पाचक आदि का सबका भी धन्यवाद है, और सभी श्रोताओं का भी और वक्ताओं का भी, और संचालक और अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने, हाँ जी, आचार्य वो मैंने, क्योंकि समय आपने दिया नहीं तो मैंने आचार्य शब्द के अंदर उनको सबको ही डाल दिया था। आचार्य सत्य सिंधु जी ने भी उनके नियंत्रण में सारी व्यवस्था यहाँ कर चली है, तो स्पष्ट ही है कि आचार्य जी की व्यवस्था के बिना, सहयोग के बिना हमारा काम चल नहीं सकता था। तो आचार्य सत्य सिंधु जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, और आप सब सदस्यों का भी जो यहाँ पर उपस्थित रहे इतनी ठंड में भी, और व्यवस्थित सत्रों में समय पर आते रहें, और सत्र को बहुत सुचारू रूप से चलाने में आपका सहयोग मिला है, और इसी तरह प्रतिवर्ष आते रहें और हमारे सम्मेलन को, हम सबके सम्मेलन को सफल करें, यही आप सबसे अपेक्षा है। और अंत में परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिनके सहयोग के बिना हम ये कार्यक्रम करने में समर्थ नहीं है। तो इसी के साथ सबका धन्यवाद करते हुए ओम शम। आदरणीय सचिव महोदया शीतल जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, और ये आशा करते हैं कि अगली बार भी हमें धन्यवाद करने का अवसर प्रदान करेंगी। आचार्य शीतल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव में भी आपने अपने विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आगे मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आचार्य जी से निवेदन करूंगा।
श्रद्धेय आचार्य जी। इस 13वें स्नेह सम्मेलन के समापन पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप दूर दूर से पधारे, जबकि सर्दी का मौसम है, अनेक कठिनाइयां हैं, फिर भी आप आए हैं और सदस्यों ने बहुत उत्साह से भाग लिया है, तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यद्यपि घर की सी यहाँ व्यवस्था बाहर जाते हैं तो उतना अनुकूलता नहीं भी हो सकती, परंतु जितना प्रयास किया गया है वो बहुत सराहनीय है। आर्ष गुरुकुल नर्मदापुरम की जो व्यवस्थापकों की जो विशेष रूप से पूज्य स्वामी ऋतस्पति जी ने रुचि ली है, पूरा समय लगाया है, और यहाँ के विद्यार्थियों ने यहाँ के एक मशीनरी के रूप में काम किया है, बड़े उत्साह से अतिथियों की सेवा की है, तो हम हृदय से सभी के बहुत आभारी हैं। और विशेष रूप से जैसे हम सुनते थे एटा गुरुकुल की खिचड़ी, महाविद्यालय ज्वालापुर के दलिया और नर्मदापुरम गुरुकुल का खीर, तो वो प्रत्यक्ष देखने को मिला। यहाँ की खीर, जलेबी, हलवा, ये बदल बदल के बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन स्वामी जी ने खिलाया, तो हम मीठी मीठी इस स्मृति को रखते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही पूज्य स्वामी जी से, स्वामी ऋतस्पति जी से निवेदन है कि जैसे अन्य पदभार न लेते हुए आप गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं, इसी प्रकार आपने पदों से प्रधान या उप प्रधान पद से तो त्यागपत्र दे दिया, लेकिन आपने स्नेह सम्मेलन में दूरी न रखें, यहाँ हर समय हर एक सत्र में आते रहें, क्योंकि पुराने और पहले स्नातकों में आप हैं, तो स्वामी जी की क्या भावनाएं हैं वो संकेत करते रहें। नहीं तो कभी कभी रास्ता बदल जाता है, भटक भी जाता है, तो हमें संकेत करते रहें, आशीर्वाद देते रहें और भाग लेते रहें, भले ही कुछ बोलें नहीं बोलें। जैसे यहाँ भी आप पूरा 1-2 घंटे बोलते हैं, वैसा ना भी बोलें, 10-5 मिनट भी बोलें, पर आशीर्वाद बनाए रखें। जहाँ भी सत्र हो, अगला सत्र तो जैसे रोजड़ में निश्चित हुआ है, तो वहाँ आते रहें और जहाँ भी हो वहाँ पहुँचते रहें। और सभी की ये आशा है, भावना है कि आप स्वामी जी इसमें अवश्य आएंगे, पधारेंगे और हमें ठीक ठीक मार्गदर्शन करते रहेंगे। कभी कभी हम चर्चा में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन जीवन में कैसे उतारना है ये पक्ष छूट जाता है, भूल जाता है, तो उसको भी याद दिलाते रहें, हमारे लक्ष्य का संकेत करते रहें। और दूसरा, यहाँ जो आप देखते हैं बच्चे विद्यालयों में एक प्रतिज्ञा बोलते हैं, भारत हमारा देश है, हम इसके भाई बहन हैं, इस पर हमें गर्व है, हम इसकी उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन आर्यों के लिए थोड़ा आगे बढ़ के हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, सारी पृथ्वी हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं, और इसकी उन्नति के लिए हम जो भी प्रयास हो सकेगा करेंगे। तो हम सबके लिए एक बड़ा प्रयास कर सकते हैं कि हम सत्य, बढ़िया जो ऋषियों का ज्ञान विज्ञान है, उसको परिष्कृत रूप में सारी दुनिया में फैलाएं। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, आप घर में बैठे बैठे भी सारी दुनिया में अपनी बात को कह सकते हैं, तो इस लक्ष्य को भी ध्यान में रखें। और जो वार्तालाप होता है, विचार विमर्श होता है या शास्त्रार्थ होता है, वो अपने ज्ञान को परिष्कृत करने के लिए होता है। हमारे अंदर भी हमारे सोच में भी कुछ कमी हो सकती है, तो हमारी कोई कमियां दिखाएगा तो हम उसको सुधार करके और परिष्कृत करेंगे, तो बढ़िया से बढ़िया स्वरूप दे करके हम उसको दुनिया के सामने फैला सकें। तो सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है अगले सत्र में और कुछ संख्या बढ़ा के हम रोजड़ में, और उससे पहले जो अर्धवार्षिक सम्मेलन होगा, बैठक होगी सोनीपत में, वहाँ भी पहुँचेंगे, और वार्षिक सम्मेलन में रोजड़ तो पहुँचेंगे ही। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम। अध्यक्षीय भाषण के लिए श्रद्धेय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र में
सभी अनुभव सुनाने वाले सभी श्रोता महानुभाव, वक्ता महानुभावों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ सूचना आदि है, उसके पश्चात अच्छा शांति पाठ के साथ हम इस सत्र का समापन करेंगे। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।